बेसिक ऑफ सिविल साइड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सिविल साइड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपके सामने मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंस के क्वेश्चन लाया हूँ। उस साइंस में बेसिकली फिजिक्स के क्वेश्चन लाया हूँ और स्टार्ट करता हूँ। जैसे कार्य का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, तो कार्य का जो मात्रक होता है वो होता है जूल। ठीक है। अब जो प्रकाश वर्ष है वो किसकी इकाई है, तो प्रकाश वर्ष बेसिकली दूरी की इकाई है। ठीक है। एम्पियर मात्रक होता है, तो एम्पियर जो मात्रक होता है वो विद्युत धारा का मात्रक होता है। ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। तो जो प्रकाश वर्ष है वो दूरी का मात्रक है, जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो जो ये समय का मात्रक नहीं है तो वो प्रकाश वर्ष नहीं है। पार्सेक जो है, पार्सेक इकाई है, तो जो पार्सेक है वो दूरी की सबसे बड़ी इकाई होती है, इसलिए इसका आंसर आएगा ए, दूरी। अगली बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। जो डेसिबल है, पहली बात करते हैं डेसिबल। डेसिबल विद्युत तीव्रता का मात्रक होता है, बिल्कुल सही है। अश्वशक्ति जो है, अश्वशक्ति जो शक्ति की इकाई है, ये भी बिल्कुल सही है। समुद्री मील जो है दूरी की इकाई है, बिल्कुल सही है। लेकिन सेल्सियस जो उष्मा की मात्रक नहीं होती, सेल्सियस जो टेम्परेचर का मात्रक होता है, लेकिन उष्मा का मात्रक नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि जो ज्योति ल्यूमेन है, ल्यूमेन किसका मात्रक है, तो ल्यूमेन जो है ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। ठीक। दाब का मात्रक क्या है, तो दाब का मात्रक पास्कल है। इसकी यूनिट जो रहती है न्यूटन mm स्क्वायर है। ठीक है। अब कैंडिला किसका मात्रक है, कैंडिला जो है ज्योति तीव्रता का मात्रक है, जो ही यहाँ पे मेंशन कर रखा है। ये क्वेश्चन जो है आरआरबी एएसएम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। जो यंग प्रत्याष्ठा है ये किसका मात्रक है, तो यंग प्रत्याष्ठा बेसिकली न्यूटन मीटर स्क्वायर जो है यंग प्रत्याष्ठा का मात्रक है। निम्न युग्मों में से किस भौतिक राशियों में समान विमीय सूत्र नहीं है, तो इनमें कौन से में विमीय सूत्र नहीं है, तो कार्य और ऊर्जा वाला जो है इसमें समान विमीय सूत्र नहीं है। और निम्न में से कौन सी अदिश राशि है, तो इसमें जो ऊर्जा है वो एक अदिश राशि है। संवेग जो है और बलागुण, और ये बलागुण और संवेग जो सदिश राशि है। ठीक है। अब बात करते हैं निम्न में से सदिश राशि कौन सी है, तो जो वेग है वो सदिश राशि है। ठीक है। पदार्थ के संवेग और वेग के गुणनफल को क्या बोलते हैं, तो वो बोलते हैं संवेग और वेग के गुणनफल को बल बोलते हैं। ठीक है। अब ये क्वेश्चन है कि 2 kg वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन वाला बल लगाया जाए तो उत्पन्न वाला त्वरण क्या होगा। देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको कि इसको मैं शॉर्ट ट्रिक से बताता हूँ कि जो है आपको पता होगा कि जो फोर्स रहता है वो मास इनटू एक्सीलरेशन के बराबर होता है। ठीक है। अब अपने को यहाँ पे जो है ये न्यूटन जो है 5 न्यूटन जो है ये आपका फोर्स है, देन 5 न्यूटन आपका फोर्स है, आपका मास दे रखा है 2 kg। ठीक है। इनटू एक्सीलरेशन या ग्रेविटी एक ही चीज़ है, क्योंकि इन दोनों की यूनिट जो होती है, इसने पूछा ये त्वरण, तो आप सॉरी हाँ, तो यहाँ पे ए फॉर एक्सीलरेशन या त्वरण। ठीक है। तो ये दो जो उधर जाएगा, बराबर के उधर जाएगा, तो और कुछ ऐसा कैलकुलेशन होगा, तो उसका फाइनली आंसर जो आएगा वो आएगा जो 5 का आधा क्या होता है 2.5, तो जो 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सीलरेशन की यूनिट जो रहती है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। और एक्सीलरेशन को मैं और डिटेल में डिस्क्राइब करूँ तो क्या होता है कि जो वेग रहता है, वेग को समय से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्सीलरेशन आ जाता है 2 सेकंड में। इसको भी आपको अच्छे से रिप्रेजेंट, देखो मैंने इस कैप्चर में आपको बताया है कि जो वेग रहता है उसकी यूनिट क्या रहती है, तो वेग की यूनिट रहती है मीटर पर सेकेंड। ठीक है। ये मीटर पर सेकेंड वेग की यूनिट हो गई। अब एक्सीलरेशन जो रहता है, एक्सीलरेशन निकालने के लिए वेग को जो टाइम से डिवाइड करते हैं, तो एक्सीलरेशन वेग को मैंने टाइम से डिवाइड किया, तो देन फाइनली एक्सीलरेशन की यूनिट आ गई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक। कि किसी स्थिर और गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई भारी बल नहीं लगाया जाता है। देखो ये जो नियम है ये न्यूटन की गति का प्रथम नियम है।
यह जो नियम है ये न्यूटन की गति का प्रथम नियम है। और न्यूटन की गति का प्रथम नियम बोलता है कि जैसे कि कोई वस्तु अपनी जो गतिशील अवस्था में तो गतिशील अवस्था में रहेगी, या फिर वो स्थिर अवस्था में तो स्थिर अवस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल एक्ट नहीं करे। वही नियम यहाँ पे फॉलो हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं न्यूटन की गति का प्रथम नियम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका है राकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो राकेट है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बेसिकली जो राकेट रहता है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर बेसिकली जो राकेट रहता है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन है कि चलती हुई बस में अचानक ब्रेक लगाती हैं तो उसमें बैठे हुए यात्री की दिशा में गिरते हैं। देखो एक्चुअल में क्या होता है कि चलती हुई बस में अपन ब्रेक लगाते हैं तो जो व्यक्ति है वो किस दिशा में गिरेगा, मैं ये बताता हूँ कि ये मान लो एक पर्सन बैठा है, ये पर्सन की इमेज है। ठीक है, ये हाथ पाँव थोड़ी सी लिए समझने के लिए चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको, तो समझाइए। तो ये वैसे बेसिकली न्यूटन की गति का प्रथम नियम है यहाँ पे। ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट भी समझा देता हूँ कि चलती हुई अचानक ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है कि जो गाड़ी जो रहती है वो आगे की तरफ मोशन कर रही होती है। ठीक है, आगे की तरफ मोशन कर रही होती है गाड़ी या बस जो भी है वो आगे की तरफ मोशन कर रही होती है, तो उसके जो व्यक्ति के जो पैर रहते हैं वो भी उसके साथ मोशन कर रहा होता है, उसकी आगे वाली बॉडी भी मोशन कर रही होती है। जब गाड़ी में ब्रेक लगाया जाता है तो उसके जो पाँव रहते हैं, ये जो फुट रहते हैं, ये तो उस बॉडी के साथ गति बॉडी के साथ जब ब्रेक लगाते हैं तो ये उसकी गति रुक जाती है, लेकिन इस वाले पोर्शन की गति रुकती नहीं है और ये पोर्शन जो है आगे की तरफ झुक जाता है। ये क्वेश्चन बहुत आईएमपी बता रहा हूँ मैं कि इनमें तो ये बता रहा है कि न्यूटन की गति का प्रथम नियम लगेगा इसमें, लेकिन मैं एक चीज़ आपको ये बता रहा हूँ कि क्वेश्चन एक ये भी आता है कि जब गाड़ी में एक व्यक्ति बैठा है, ठीक है, और गाड़ी में अचानक से ब्रेक लगा दिया जाता है तो उसका जो पीठ रहता है वो किस दिशा में झुकेगा, तो वो आगे की ओर झुकेगा। वो ऐसा क्यों होगा? वो ऐसा ये इसलिए होगा कि उस समय जो है उसका जो पैर रहेगा वो तो स्टॉप हो जाएंगे, वो गाड़ी के साथ रुक जाएंगे, लेकिन उसका ये वाला पोर्शन रहेगा वो गाड़ी के साथ रुके नहीं का और वो आगे की तरफ मोशन कर जाएगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत वेरी आईएमपी। ये कॉन्सेप्ट जो है रेलवे की एग्ज़ाम हुई, ये कॉन्सेप्ट आपका जो है रेलवे की एग्ज़ाम हुई। ठीक है, रेलवे हुआ या फिर पीईबी हुई या एसएससी हुई, तीनों एग्ज़ाम का फेवरेट क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन। इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन और आपको बता देता हूँ। अब बात करते हैं कि बल गुणनफल होता है, तो बल जो है फोर्स जो रहता है वो है मास और एक्सीलरेशन का इंटू रहता है। मतलब क्या होता है कि मैंने पहले भी आपको एक्सीलरेशन निकालने के लिए ये चीज़ बताई थी कि त्वरण निकालने के लिए जो बल रहता है वो मास और द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल रहता है। तो अपना ऑप्शन जो है बी सही रहेगा इसमें, कि बॉडी का जो वेट रहता है वह तो इसका सही आंसर जो होगा वो ध्रुवों पर अधिकतम होता है। इसका सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा कि जो बॉडी का वेट रहता है ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा रहता है। देखो मैंने इसमें ये चीज़ बताई कि जो पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान 6 गुना कम रहता है, ये चीज़ बताई। इसको सोल्व करके मैं अब इस हिसाब से मैं इस क्वेश्चन को आपके सामने सोल्व करूँगा। इस क्वेश्चन को मैं आपके सामने सोल्व करूँगा। ठीक है, अर्थ है, अर्थ पे किसी व्यक्ति का जो वेट है वो 600 किलो न्यूटन है, तो चंद्रमा में उससे 6 गुना कम रहेगा। तो मून पे जो है, मून पे निकालने के लिए सीधा उसमें 6 का डिवाइड कर दो आप। एक न्यूटन में, सॉरी न्यूटन में केजी में समझा, ठीक है, तो उसका 600 से डिवाइड कर दिया तो 1000 इसका आंसर आएगा। इसका आंसर आएगा डी 1000। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इससे रिलेटेड थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ जाते हैं और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी एग्जाम में फ्रेम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना कि पृथ्वी की सतह पर किसी का भार जो है
29.4 है, 29.4 है, तो उसका द्रव्यमान याद कीजिए। देखो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था अभी कि जो वेट रहता है वो mg जो रहता है वेट इज इक्वल टू mg मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जो रहता है उनका जो मल्टीप्लाई रहता है वो वेट रहता है। अब यहाँ पर मैं निकाल रहा हूँ जो वेट दे रखा है वो दे रखा है 29.4, ठीक है। और अपने को निकालना है मास को, अपन को याद करना है। देन जो ग्रेविटी रहती है उसकी वैल्यू वैसे 9.81 रहती है पृथ्वी पर, लेकिन मैं इसको अप्रॉक्स 10 मान रहा हूँ ताकि सॉल्यूशन में आसानी रहे। ठीक है, मैं आगे थोड़ा सा इसको सोल्व करता हूँ। ठीक है, इसमें मैं ये बता रहा हूँ कि जो मास इंटू एक्सीलरेशन की वैल्यू मैंने 10 मानी। ये जो था वेट की वैल्यू दे रखी थी 29.4 दे रखी थी, उसको 29.4 को मैंने 10 से डिवाइड किया। 10 से डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आई वो है 2.94 आई। और जो 2.94 आई, जो वैल्यू 2.94 आई अपनी 2.94 अपनी जो वैल्यू आई उसको अप्रोक्स मैंने 3 मान लिया। ठीक है, तो इसका फाइनली आंसर आ जाएगा 3 kg। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की तल की तुलना में चंद्रमा पर अधिक ऊंचाई पर उछाल लगा सकता है, क्यों? देखो एक क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इसका कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ कि चंद्रमा पे इंसान कूदेगा तो ज़्यादा ऊपर उछलेगा एज़ कम्पेयर टू पृथ्वी पर। मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि जो चंद्रमा रहता है उस पर गुरुत्वाकर्षण की वैल्यू जो है पृथ्वी की तुलना में 6 गुना कम रहती है। तो ये सीधा ऑप्शन आपका ये सीधा ऑप्शन निकलेगा कि जब चंद्रमा के तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अत्यंत अल्प होता है। बस ये कॉन्सेप्ट आपको मिल गया। आपके इसी कॉन्सेप्ट से आपके 2-3 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। देखो, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि उसके ताप को 9 सेंटीग्रेड मतलब 9 सेंटीग्रेड से गिराकर 3 सेंटीग्रेड तक ले जाया जाए। तो पहले उसका आयतन घटेगा, देन उसका आयतन फिर बाद में बढ़ेगा। इसका लंबा कॉन्सेप्ट है, इसको मैं अगली वीडियो में उसको रिप्रेजेंट करूँगा आपको। एक बीकर में पानी पर बर्फ़ तैर रहा है। ये चीज़ बता रहा है कि एक बीकर है, ये वाटर है, इसके अंदर सपोज करिए बर्फ़ का टुकड़ा है, बर्फ़ तैर रहा है। जब बर्फ़ पूर्णतः पिघल जाएगा तो बीकर के तल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि एक्चुअल में जो है यहाँ पे पास्कल्स लॉ लग रहा है। पास्कल लॉ लग रहा है, इसको भी मैं बाद में बताऊँगा। अभी आप केवल ये समझ लीजिए कि इसका आंसर ये होगा इसका आंसर ये होगा उतना ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं रहेगा। इस पास्कल लॉ को मैं अच्छे से समझाऊंगा किसी वीडियो में। क्वेश्चन क्या है कि जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है। वजह यह रहती है कि पानी के जमने से बर्फ़ फैलता है और उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। और एक्चुअल में देखो, मान लो ये आपकी बोतल है, इसमें पानी भर रखा है आपने, ठीक है, ये पानी मान लेते हैं, ठीक है। जैसे जैसे आपका टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा तो इसका जो है वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। और इस जो बोतल जो है, एक्चुअल में इस बोतल का जो वॉल्यूम है, एक्चुअल में इस बोतल का जो वॉल्यूम है उससे इस वाटर का वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा और ये बॉटल में एक्सपांशन आ जाएगा, ये बॉटल फट जाएगी। कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है। एक्चुअल में क्या होता है कि चलना जो रहता है वो कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन रहता है, घर्षण का रहता है कि जो जगह जितनी रफ होगी, खड़दूरी रहेगी, उस पर चलना उतना आसान रहेगा। लेकिन बर्फ़ में तो बर्फ़ और चलने वाले के पैर के बीच में जो घर्षण है वो बल बहुत ख़त्म हो जाता है, घर्षण बहुत कम होता है। इसलिए तो इसका आंसर जो जब बर्फ़ पर सड़क सख्त होती है, ये गलत, बर्फ़ पर सड़क सख्त नहीं होती है, ठीक है, ये ऑप्शन नहीं है इसका। फिर जब हम अब अपने पैर से धक्का देते हैं, जो बर्फ़ पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती, ये भी गलत। कि जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ़ में कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती, बर्फ़ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करता है नहीं करता है, तो ये भी गलत है आपका। लास्ट ऑप्शन आपका सही है कि जो बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। मैंने आपको पहले बता दिया कि इसमें जो फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट लगेगा। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, तब जहाज, देखो, जो नदी का वाटर रहता है और एक समुद्र का वाटर रहता है। तो जो नदी का वाटर रहता है उसमें जो साल्ट है, नमक कंटेंट बहुत कम रहता है, और समुद्र के वाटर में जो है नमक कंटेंट ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो जो समुद्र का वाटर रहता है इसकी डेंसिटी थोड़ी सी ज़्यादा रहती है,
इसकी डेंसिटी ज़्यादा रहती है और इसकी डेंसिटी थोड़ी सी कम रहती है, ठीक है। इसी कारण क्या होता है कि जब एक जहाज जो है नदी से समुद्र में जाता है तो वो थोड़ा सा ऊपर उड़ जाता है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा ऊपर उड़ जाएगा। ये क्वेश्चन है कि लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है और पानी में क्यों डूब जाती है। देखो मैं ऑप्शन पढ़ूँ ना पढ़ूँ, पर मैं आपको क्वेश्चन पढ़ते हैं उसका पूरा कॉन्सेप्ट बता दूंगा, आप उसके कॉन्सेप्ट पे फोकस करना, प्लीज़ ऑप्शन पे फोकस मत करना, ठीक है। तो जो पारा रहता है, आपका जो पारा रहता है, ठीक है। और दूसरा क्या है, दूसरा क्या बोल रखा है इसने, पानी बोल रखा है, या वाटर लिख लो आप, वाटर, ठीक है, या पानी, जो भी है आप लिख लो, दोनों लिख लीजिए। तो जो पारे की जो डेंसिटी रहती है या घनत्व रहता है, पारे का जो घनत्व रहता है और वाटर का जो घनत्व रहता है, जो पारे का घनत्व रहता है वाटर के घनत्व से ज़्यादा रहता है। इसी कारण क्या होता है कि जो सुई रहती है, जो आपकी लोहे की जो कील रहती है, सुई नहीं कील है, कई वाले क्वेश्चन में सुई भी आता है, तो ये कील है, जो कील रहती है वो तैरती है, तो ये सीधा लिखा होगा। या फिर ठीक है, वही कॉन्सेप्ट होगा इसमें। लोहे की पारे से रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होती है, ये आपका बिल्कुल गलत है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है, ठीक है। दूसरी चीज़, जब लोहे का भार पानी से अधिक होता है और पानी से कम, या लोहे का घनत्व पानी से अधिक होता है और पानी से कम, आपका जो सी ऑप्शन बिल्कुल एक्यूरेट सही है, ठीक है। ठीक है, ये आपके मैंने अप्रॉक्स 30 क्वेश्चन में आने आपको स्पेशल फॉर पीईबी, जेल फेरी और एसएससी या रेलवे किन्हीं भी एग्ज़ाम के लिए बहुत आईएमपी और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन मैंने आपको बताए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें और प्लीज़ वीडियो को शेयर करें।